नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। रेल मंत्री ने सूचित किया कि कवच तकनीक अब देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए तैयार है और प्रतिवर्ष 4000-5000 किलोमीटर रेलवे मार्ग को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर फिल्म उद्योग के साथ परामर्श किया। मूडीज ने चेतावनी दी कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण चिप की कमी का संकट और बढ़ सकता है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट और इस अंक में जानेंगे काटसा के बारे में और जानेंगे क्यों है ये सुर्खियों में। और मेघालय ने सीबीआई की जांच के लिए आम सहमति को वापस ले लिया। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रेल मंत्री ने कहा कि कवच तकनीक अब देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए तैयार है और प्रतिवर्ष 4000 से 5000 किलोमीटर रेलवे मार्ग को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा। रेल मंत्री द्वारा गुल्लागुड़ा चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच की कार्यप्रणाली के ट्रायल का निरीक्षण किया गया। कवच स्वदेश में विकसित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है। इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID उपकरणों का एक सेट होता है। इसे लोकोमोटिव यानी रेल इंजन, सिग्नलिंग सिस्टम और पटरियों पर लगाया जाता है। ये उपकरण रेलगाड़ियों के ब्रेक को नियंत्रित और ड्राइवरों को सचेत करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। और आइए अब बात करते हैं कवच तकनीक की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जब मानवीय गलती की वजह से कोई ट्रेन किसी रेड सिग्नल को पार करके आगे बढ़ जाती है तो ये प्रणाली स्वचालित रूप से सक्रिय होकर ट्रेन में ब्रेक लगा देती है। इस तरह ये प्रणाली ट्रेनों के अचानक आमने सामने आ जाने पर होने वाली टक्कर से भी बचाती है। इस प्रणाली के तहत आगे आने वाली लेवल क्रॉसिंग से पहले हूटर अपने आप बच जाता है। इससे कोहरे की दशा में दूर तक स्पष्ट दिखाई नहीं देने की स्थिति में लोको पायलटों को सहायता मिलती है। आपको बता दें कि जहाँ रेलवे लाइन सड़क को पार करती है उसे लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। किसी घुमावदार मोड़ पर या पुलों को पार करते समय ट्रेन की गति स्वचालित रूप से कम होकर निर्धारित सीमा पर पहुंच जाती है। इसका वर्ष 2012 से विकास किया जा रहा है। इसे भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा विकसित किया गया है। इसका परीक्षण दक्षिण मध्य रेलवे में किया गया है। रेलवे में सुरक्षा के लिए इसके अलावा और अन्य कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना, रोलिंग स्टॉक की ऑनलाइन निगरानी करना, रोलिंग स्टॉक यानी सभी प्रकार की रेलगाड़ियां। इसके अलावा रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिंक हॉफमैन बुश कोच प्रणाली को अपनाना। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर फिल्म उद्योग के साथ परामर्श किया। चलचित्र अधिनियम यानी सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए प्रमाणन और सार्वजनिक रूप से फिल्मों को दिखाने के लिए विनियमन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन किया गया है। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। ये फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है। चलचित्र संशोधन विधेयक 2021 के प्रमुख प्रावधानों की बात करें, इसके तहत किसी फिल्म को जारी किए गए प्रमाणन पर पुनर्विचार करने के लिए CBFC को निर्देश देने का सरकार को अधिकार दिया गया है। US श्रेणी को US 7+, US 13+ और US 16+ में उपविभाजित किया गया है। इसमें दंडात्मक प्रावधानों को लागू करके पायरेसी को रोकने के लिए धारा 6 AA को जोड़ा गया है। हालांकि इस विधेयक के विरोध में उठाए गए कई मुद्दे हैं, जैसे कि केंद्र सरकार के पास उन फिल्मों के प्रमाणन को रद्द करने या वापस लेने का अधिकार होगा जिन्हें CBFC द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है। ये फिल्म प्रमाणन पर मुद्गल समिति जो कि वर्ष 2013 में गठित की गई थी और श्याम बेनेगल समिति जो कि वर्ष 2016 में गठित की गई थी, इनकी सिफारिशों के विरुद्ध है। फिल्म जगत का मानना है कि इसके कुछ प्रावधान स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विमर्श में बाधा बनकर रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को दबाते हैं। इसीलिए इस अधिनियम के संबंध में कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि स्वविनियमन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, राज्य की सेंसरिंग शक्ति संबंधी सीमा को सीमित किया जाना चाहिए और आपत्तिजनक सामग्री से संबंधित कंटेंट के लिए प्रदर्शन से पहले चेतावनियों के उपयोग को बढ़ाया जाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं हाल के वक्त में चर्चित काटसा के बारे में। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट और इस अंक में जानेंगे काटसा के बारे में और जानेंगे क्यों है ये सुर्खियों में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2017 में काटसा कानून बनाया।
ये कानून ईरान, उत्तर कोरिया और रूस को लक्षित करने के लिए बनाया गया था। साथ ही इस कानून को इन देशों के साथ व्यापारिक लेन देन करने वाले किसी भी देश या निकाय के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। अन्य प्रावधानों के अलावा ये कानून मुख्य रूप से रूसी हितों जैसे कि तेल और गैस उद्योग, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों से संबंधित है। रूस के विरुद्ध इन प्रतिबंधों को वर्ष 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप और वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप के कारण लगाया गया था। ये एक पक्षीय प्रतिबंध है और संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी निर्णय का हिस्सा नहीं है। कुछ समय पहले भारत को भूतपूर्व ट्रंप प्रशासन ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के संबंध में प्रतिबंधों से छूट प्रदान कर दी थी। इसके बाद रूस ने नवंबर 2021 में भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति आरंभ की। यूक्रेन पर रूस के हमले और इस संघर्ष के संबंध में भारत की तटस्थ स्थिति ने S-400 सौदे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। और आइए अब जानते हैं कि रूस पर ये प्रतिबंध भारत के लिए चिंताजनक कैसे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रूस ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए हथियारों और युद्ध सामग्री के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है। भारत अब भी रूसी हथियारों पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत के कुल सैन्य आयात में आधा हिस्सा रूसी हथियारों का होता है। और अगली खबर भी रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभावों से जुड़ी है। मूडीज ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण चिप की कमी का संकट और बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण सेमीकंडक्टर चिप की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। चिप की आपूर्ति पहले से ही कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बाधित रही है। वैश्विक पैलेडियम आपूर्ति का 44% भाग रूस से आता है। वहीं यूक्रेन नियॉन की वैश्विक आपूर्ति का 70% भाग उपलब्ध कराता है। ये दोनों सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए प्रमुख कच्चे माल हैं। यूक्रेन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटिंग लेजर्स के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली दुर्लभ गैसों की भी आपूर्ति करता है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों में ज्यादा रहने के कारण लैपटॉप की बिक्री बढ़ गई। इसकी वजह से चिप की कमी का संकट और बढ़ गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता एक कुचालक यानी इंसुलेटर से ज्यादा लेकिन शुद्ध चालक से कम होती है। इन्हें मेमोरी चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड चिप्स सहित कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये अधिकांश आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए एक लघु मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं। वाहन, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर आदि जैसे उद्योगों में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारत में सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के विनिर्माण के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के उत्पादन की एक स्थायी प्रणाली विकसित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को आरंभ करना है। इसके अलावा उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत अगले 5 से 6 वर्षों में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड उत्पादन के लिए 76,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मेघालय ने सीबीआई की जांच के लिए आम सहमति को वापस ले लिया है। मेघालय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच के लिए आम सहमति यानी जनरल कंसेंट को वापस लेने वाला 9वां राज्य बन गया है। इसके पहले मिजोरम और 7 अन्य राज्यों जिनमें महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केरल शामिल हैं, इन्होंने सीबीआई की जांच के लिए आम सहमति को वापस ले लिया था। आम सहमति के बारे में बात करें तो सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित किया जाता है। इसलिए किसी राज्य में अपराध की जांच शुरू करने से पहले इसे अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी होती है। सहमति या तो किसी विशेष केस के लिए या सामान्य भी हो सकती है। आम सहमति आमतौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की बाधा रहित जांच में सीबीआई की मदद करने के लिए दी जाती है। आम सहमति वापस लेने का मतलब है कि सीबीआई अब राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या राज्य में किसी निजी व्यक्ति से संबंधित कोई नया मामला दर्ज नहीं कर पाएगी। हालांकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी इस तरह के अपराध की जाँच करने का आदेश दिया जा सकता है। सीबीआई भ्रष्टाचार और बड़े अपराधों की जांच के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। ये कोई कानूनी निकाय नहीं है। ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। धर्मांतरण रोधी विधेयक यानी एंटी कन्वर्जन बिल। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बलपूर्वक या धोखाधड़ी के जरिए किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित कर ऐसे धर्मांतरणों को रोकना है। अभी तक केंद्रीय स्तर पर कोई धर्मांतरण रोधी कानून नहीं बनाया गया है। इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इसके तहत साक्ष्य जुटाने का भार आरोपी पर है। इसमें ये प्रावधान है कि धर्म को छुपाकर किए गए विवाह को शून्य या अमान्य घोषित किया जाएगा। रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और ओडिशा के धर्मांतरण रोधी कानूनों को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। मेघालय असम सीमा विवाद। मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि जल्द ही 6 क्षेत्रों में असम के साथ मेघालय के सीमा विवादों को सुलझा लिया जाएगा। इन 6 क्षेत्रों में ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा, पिलंगकाटा और राताचेरा शामिल है। ये विवाद वर्ष 1972 में शुरू हुआ था, जब मेघालय का गठन असम को विभाजित करके किया गया था। ये विवाद असम से एक अलग राज्य के रूप में मेघालय के गठन के समय किए गए समझौतों में सीमाओं के सीमांकन को लेकर अलग अलग व्याख्या की वजह से उत्पन्न हुआ था। दोनों राज्यों की सीमाओं पर 12 क्षेत्रों को लेकर विवाद है। दोनों राज्यों ने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे अग्रिम जांच के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। खेरसोन, यूक्रेन। रूसी सेना ने काला सागर में मिलने वाली नीपर नदी के किनारे स्थित खेरसोन शहर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। ये भूमध्य सागर को एक महत्वपूर्ण आर्थिक व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। काला सागर दक्षिण में उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए एक सुरक्षा बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ खेरसोन शिपयार्ड स्थित है। ये स्थान कई प्रकार के जहाजों जैसे कि व्यापारी जहाज, टैंकर, कंटेनर जहाज आदि के निर्माण के लिए विख्यात है। प्रोजेक्ट आर्या यानी कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा प्रोजेक्ट आर्या की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य देश के कृषि विकास में ग्रामीण युवाओं के महत्व को मान्यता देना है। इसका मुख्य उद्देश्य चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को विभिन्न कृषि और कृषि से जुड़े तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को अपनाने के लिए आकर्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। इससे उन्हें स्थायी आय और लाभकारी रोजगार प्राप्त होगा। इसका कार्यान्वयन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय और ICAR संस्थान इसके प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करते हैं। ICAR कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। भवन निर्माण पर्यावरण प्रबंधन विनियम 2022 पर मसौदा अधिसूचना जारी की गई। यह अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इसके तहत निर्माण स्थलों के बीच प्रत्येक 80 वर्ग मीटर भूमि पर कम से कम एक पेड़ लगाना जरूरी है। ये प्रत्येक भूखंड के लिए 10% हरित आवरण सुनिश्चित करेगा। ये विनियम 5000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र पर लागू होगा। निर्माण स्थल पर वर्षा जल संचयन या भूजल पुनर्भरण प्रणाली का निर्माण भी अनिवार्य होगा। आर्द्र भूमि और जल निकायों पर किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसमें कुछ परियोजनाओं के लिए ऑन साइट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना 4। गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के लिए आधुनिकीकरण योजना 4 को स्वीकृति प्रदान की है। ये योजना वर्ष 2022 से वर्ष 2026 तक लागू की जाएगी। ये इस योजना का चौथा संस्करण है। इस योजना के तहत सभी केंद्रीय आर्म्ड फोर्सेज की विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनकी परिचालन आवश्यकता के अनुसार अत्याधुनिक हथियार और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें उन्नत IT समाधान भी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के कार्यान्वयन से आर्म्ड फोर्सेज की समग्र परिचालन दक्षता और तत्परता में सुधार होगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सशस्त्र पुलिस संगठन शामिल हैं। इसमें असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, CRPF, ITBP, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG और सशस्त्र सीमा बल यानी SSB शामिल हैं। नोक्कुकुली केरल हेड लॉर्ड वर्कर्स एक्ट 1978 में संशोधन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित है। इस संशोधन में नोक्कुकुली की मांग करने वाले वर्कर्स या कामगारों के लिए 2 वर्ष तक की कैद का प्रावधान किया गया है।
नोक्कुकुली ट्रेड यूनियनों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सदियों पुरानी प्रथा है। इसके तहत कार्य न करने वाले श्रमिकों के लिए भी श्रम शुल्क की मांग की जाती है। नवंबर 2021 में केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को नोक्कुकुली को जबरन वसूली के रूप में मानने का निर्देश दिया था। औषधीय मारिजुआना। हाल ही में कोस्टा रिका के औषधीय मारिजुआना यानी गांजा के उपयोग, भांग की खेती और इसके औद्योगिक उत्पादन को वैध घोषित किया गया। हालांकि मनोरंजक उद्देश्यों के लिए ये प्रतिबंधित है। औषधीय मारिजुआना ग्लूकोमा, सिजोफ्रेनिया और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होता है। उपचार के दौरान मारिजुआना के पौधे या इसके सक्रिय रसायन कैनाबिनॉइड्स का उपयोग किया जाता है। भारत में मारिजुआना का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है। कानून के तहत इसके चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत इसकी बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध है। शिरुई लिली महोत्सव। शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित एक 5 दिवसीय राजकीय महोत्सव है। इसका उद्देश्य राजकीय पुष्प शिरुई लिली के बारे में जागरूकता फैलाना है। ये एक एंडेंजर्ड फूल है। ये ग्राउंड लिली की एक अनोखी प्रजाति है जो केवल मणिपुर की शिरुई पहाड़ियों में पाई जाती है। ये फूल लगभग 1 फुट लंबा होता है और इसका आकार घंटी की तरह होता है। ये हर साल अप्रैल से जून महीने के दौरान खिलता है। इस महोत्सव के दौरान मणिपुर की समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत की मनोरम प्रस्तुति की जाती है। साथ ही क्षेत्र में रहने वाली तांगुखुल नागा जनजाति के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।